हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जो सीडीपी है उसको डिस्कस कर रहे थे मॉक टेस्ट के रूप में। हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है वही कर रहे हैं। आज हम करेंगे पीआरटी 2018 का जो पीआरटी जो लेवल 1 का जो पेपर रहेगा उसको मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे। मैंने कल करवाया था पीजीटी 2018 का। तो चलिए आज इसको करते हैं फटाफट से। कल हम टीजीटी का करेंगे और फिर जो 2017 के 3 पेपर बच जाएंगे। तो उसके बाद हम जो सीडीपी है उसको बंद कर देंगे। लगभग हमारे 15-20 मॉक टेस्ट रह जाएंगे और मैंने सबके सब प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं। और क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करना ही सबसे बेस्ट रहता है मॉक टेस्ट के रूप में। तो शुरू करते हैं इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगर आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यह पूर्वानुमान प्रारूप से के अनुसार नहीं होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो भाई जो विकास है वो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है इट डज नॉट फॉलो ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे सार्थक पूछा है, ये गलत हो जाएगा। इट इज प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बिल्कुल ये सही है। यह अनुवांशिक और वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति समान दर से विकास नहीं करता है। किसी का विकास धीमे होता है, किसी का विकास तेज होता है, लेकिन इनमें विकास का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है सबका। बस पैटर्न आपको ध्यान रखना है। सभी एक पैटर्न में विकास करते हैं। जो मानव है तो मानव का पैटर्न सेम रहेगा। कोई भी बच्चा है वो सबसे पहले क्या होगा, उसको सबसे पहले वो जब भी पैदा होगा तो वो रोएगा, चाहे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में होगा। तो ये जो पैटर्न होता है वो समान होता है, लेकिन दर है वो समान नहीं होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, मतलब किसी भी मानव से अलग करके उसको बड़ा किया गया, प्रारंभिक काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है और जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। तो यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? तो यहाँ पर बोला गया है कि एक बच्चा है कोई भी और उसको जो हमारे मानव है या मनुष्यों से दूर रखा गया, तो वो बोला गया और बाद में फिर उसको जो मानव के संपर्क में आया तो प्रायः काल तक उनको बहुत ज़्यादा भाषा की कमी रही। तो ये किस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा? तो ये रहेगा वातावरण का इम्पैक्ट, क्योंकि उसको वातावरण ही नहीं मिला उसका कि उसकी भाषा अच्छी हो सके, तो बाद में भी उसकी भाषा में प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका जो क्या रहेगा, वातावरणीय इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूहरचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? तो क्रिएटिविटी में कौन सी चीज़ बाधा पहुंचाएगी ये बताना है हमें। कौन सी स्ट्रेटजी है वो हमारी जो क्रिएटिविटी है उसके डेवलपमेंट में क्या रहेगी, बाधा रहेगी। तो विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना। तो ये अगर लचीले ढंग से चिंतन करेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे इनकरेज करना है स्टूडेंट को टू टेक रिस्क। तो ये बिल्कुल इसमें सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेना कहीं से भी अपने आप को नुकसान पहुँचाना नहीं है। यहाँ पे रिस्क लेने से मतलब है कि कुछ बड़ा टास्क देना बच्चे को, वो जो कर नहीं कर, बड़े प्रोजेक्ट करना, ताकि रिस्क ले वो बड़े प्रोजेक्ट करने का, ज़्यादा नई चीज़ें सीखने का। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को नियंत्रित करना। तो अति नियंत्रित नहीं करना है हमें कभी भी स्टूडेंट्स को। तो ये इसकी विशेषता नहीं रहेगी, ये क्या रहेगा, बाधा रहेगा क्रिएटिविटी में। विद्यार्थियों को अध्यवसायिता विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है, कुछ एक संवेगों का नहीं। हर संवेग हमारे व्यवहार के ऊपर असर डालता है। संवेग जीव की स्थायी नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी क्रोध करता है तो जरूरी नहीं वो हर समय ही क्रोध करे। किसी बात को लेकर उसको गुस्सा आ सकता है, जरूरी नहीं वो हर समय ही क्रोधित रहेगा। फिर संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता। हम इमोशनल जो एक्सप्रेशन है उनको हम चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा? अपनी लर्निंग के द्वारा। तो आपको पता होगा कभी भी पढ़ा लिखा इंसान होगा वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा कहीं पर भी, अपनी जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने से। अगर गलत जगह है तो वो उस अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और जो एक अनपढ़ व्यक्ति होगा वो अपने आप को कम रोक पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लर्निंग से हम अपने संवेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सही ही पूछा है कि कौन सा सही रूप से प्रकट करता है प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना नहीं। तो नेक्स्ट है, बालकों की सामाजिक दक्षता के लिए विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी होगी? तो यहाँ पे बालकों की सामाजिक दक्षता का विकास करना, और सामाजिक दक्षता का विकास कब होगा? जब उनको खुले मौके दोगे, अपने आप से सोचने के लिए, परिवेश से सोचने के लिए उनको मौके देंगे। लेकिन यहाँ पे अधिक अधिनायकवादी, अगर पेरेंट्स अधिक नायकवादी होंगे कि ज़्यादा प्रेशर देंगे, मतलब अति नियंत्रित करेंगे बच्चे को, तो वो सही नहीं रहेगा। लापरवाह भी नहीं होना चाहिए।
प्राधिकारिक होना चाहिए, भी प्राधिकारिक होना चाहिए, उनके अधिकारों को जितना उनको चाहिए कोई चीज़ वो ला कर दें, और ये बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कृपालु, ज़्यादा कृपालु भी नहीं रहना है, उनको खुद से सीखने लिए हमें प्रेरित करना है। ये नहीं कि हम जो चीज़ चाहिए उनको तुरंत ला कर दे दिया, जो चीज़ वो खुद कर सकते हैं तो वो उनको हमें खुद करने देना है। तो इसमें प्राधिकारिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक आंकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो टर्म्स हैं इंग्लिश में देखना, और इंग्लिश में ही याद करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो, सृजनात्मक का क्या रहेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा। दो असेसमेंट होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, एक सबमेटिव होता है। फॉर्मेटिव हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, जो सबमेटिव होता है वह अवधि के अंत में किया जाता है। ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कई बार तो वैसे ही पूछ लेते हैं कौन सा असेसमेंट हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं और कौन सा हम अंत में करते हैं। तो जो सबमेटिव होता है तो वो हम अवधि के अंत में किया जाता है। जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे, चाहे परीक्षाएं होती हैं वार्षिक, छमाही, ये सभी किस में आती है, सबमिटिव में आती हैं। और आपको याद नहीं रहता आप कैसे लिखें, जैसे हम अंत में कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं तो लास्ट में करते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सबमिटिव असेसमेंट होती हैं वो कौन से होते हैं, वो अवधि के अंत में होते हैं। तो इसमें कौन सा राइट है, फॉर्मेटिव के लिए पूछा है भाई। तो देखो, प्रश्नोत्तरी फॉर्मेटिव में जाएगी, नहीं है, नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं, ये फॉर्मेटिव में जाएगी। परीक्षण हो गया तो ये किस में जाएगा, ये सबमिटिव में जाएगा। लेकिन समूह परिचर्चा और वार्तालाप ये किस में जाएंगे, फॉर्मेटिव में जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये रहेगा रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्ज्ञान क्षमता जो मानव को जैविक वंशागत के फलस्वरूप प्राप्त होती है और हमारी अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि जो चॉम्स्की है उन्होंने भाषा के ऊपर ज़्यादा बल दिया है, और भाषा के द्वारा ही उसने कहा है कि भाषा, बच्चे में भाषा जन्म से ही होती है, उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होती है जिसके माध्यम से वह भाषा सीखता है। तो ये भाषा अर्जन साधन इसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड, नेक्स्ट है, समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है। का इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूरे समय के लिए हम क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। कुछ समय के लिए भी नहीं होगा, अधिकांश के लिए भी नहीं, और विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों का तो इसमें कुछ रहेगा नहीं। तो इसमें राइट आंसर जाएगा पूरे समय के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने दो तरह के नियम दिए हैं, आपको याद होना चाहिए, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम में उसके 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम उसके मुख्य नियम रहेंगे। लेकिन गौण नियम, अनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, और कौन सा रहेगा, जो 5 नियम है वो लगभग इसके गौण नियम रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मेरा राइट आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे पूरक पूछा है तो बहुअनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट है, अधिगम अयोग्यता के उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। यह बाह्य और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से वंचित होती है, या आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अधिगम, जो अयोग्यता होती है बच्चों के अंदर, वो किस कारण से होती है, ये आंतरिक होती है या बाह्य होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है आंतरिक होती है, तो बाह्य वाला ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, ये वाला भी बाह्य वाला कट जाएगा। यह आंतरिक होती है लेकिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये राइट आंसर है। मानसिक मंदता से नहीं होती, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मानसिक मंदता से होती है, तो ये होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दुष्क्रिया से होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने, मैंने आपको पहले भी बताए हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत, और ये सिद्धांत उन्होंने 1983 में दिया, फिर 1998 में और 99 में संशोधन किया, और पहले उसने 8 बुद्धि बताई थी, फिर उसने अपनी एक बुद्धि को भी उसमें, फिर उसने 9 बुद्धियाँ इंक्लूड की। तो इसमें पूछा है कि ये कौन सी बुद्धि नहीं सुझाई है। तो जो मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो भी आएगी, म्यूजिकल भी आएगी, इंटरपर्सनल भी है, लेकिन प्रैक्टिकल उसने नहीं बताई है। इसके अलावा कौन कौन सी बताई हैं, इंट्रापर्सनल बताई हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंटरपर्सनल जो होती है वो दूसरों से रिलेटेड होती है, लेकिन जो इंट्रापर्सनल होती है वो खुद से रिलेटेड होती है। और इसमें आती है लिंग्विस्टिक बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि आती है, और कौन सी बुद्धि आती है इसमें, काइनेस्टिक वाली आती है, शरीर गतिक बुद्धि आती है, और आती है इसमें जो एग्जिस्टेशनल बुद्धि होती है वो भी आती है, स्पेशल इंटेलिजेंस आती है। तो ये लगभग हमारी 9 बुद्धियाँ हैं, 3 ये हैं, 4-5 मैंने और बता दिया आपको, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो तो कहलाता है। तो मैंने आपको बताया है वाइगोत्स्की ने एक तो दिया है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, GDP जिसको बोलते हैं हम, ZPD,
जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, कोई भी कार्य अकेले नहीं कर पाता है, लेकिन अगर किसी की मदद लेता तो वो आसानी से कर पाता है। तो जो 20 का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आसन विकास क्षेत्र। उसके लिए आसान हो जाता है फिर उसको प्राप्त करना, और जो बीच में जो सहायता दी जाती है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। तो समस्या समाधान में सबसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं समस्या के बारे में, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, फिर आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, लास्ट में हम सत्यापन करते हैं। लगभग इसके 5 या 6 स्टेप हैं, आपको उनको याद होना चाहिए। लेकिन इसमें उद्दीपक के प्रत्ययन के लिए ये सबसे अलग ही दे दिया, ये इसमें नहीं आएगा। ये तो लर्निंग का जो हमारा जो स्टेप है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस से लर्निंग थ्योरी से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट है अधिगम। अब लर्निंग क्या है, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। तो जरूरी नहीं जो कुछ व्यक्ति जानता है वो अधिगम मतलब पढ़ा वो सीखा हुआ हो। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य। कभी भी जो लर्निंग है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते और ना ही उसको हम माप सकते हैं कि कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंस है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं माप सकते। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित होता है। लर्निंग हम हर किसी एज तक कर सकते हैं, बुढ़ापे तक भी लर्निंग की जा सकती है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें रहेगा व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें ये याद रखनी है कि अगर बच्चे में परमानेंट चेंज आ रहे हैं तो हम लर्निंग मानेंगे, अगर परमानेंट चेंज नहीं है तो वो लर्निंग के अंदर काउंट नहीं होंगे। लर्निंग में हमेशा परमानेंट चेंज आते हैं। जैसे बच्चे में किसी बीमारी के कारण जो चेंज आता है वो लर्निंग के अंदर काउंट नहीं होता है। किसी कोई भी व्यक्ति में जैसे शराब पीने से चेंज आता है, नींद न आने से चेंज आता है, वो सब लर्निंग में काउंट नहीं होंगे। बाकी जो स्थायी परिवर्तन होते हैं व्यवहार में वो होते हैं हमारे लर्निंग में काउंट। नेक्स्ट है अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है। सबसे पहले तो जो सामाजिक निर्मितवादी जो अप्रोच है वो किसने दी थी, वो ब्रूनर ने दी थी, आपको याद रखना है। और ये जो सोशल कल्चरल थ्योरी है उससे ही रिलेटेड रहेगी लगभग। इसने भी समाज के जो महत्व है उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया है कि बच्चा समाज में रहकर दूसरों के सहयोग से ज़्यादा सीखता है। तो अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, इसमें संज्ञान की कोई बात नहीं की गई। अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, ये भी नहीं। अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर इसमें बल दिया गया है। सामाजिक निर्मितवाद से ही आपको ध्यान होगा, तो इसमें क्या दिया गया है, दूसरों के सहयोग पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कारों दंड से नियंत्रित होते हैं। सबसे पहले जो लास्ट वाली जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पुरस्कार दंड से, बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होता है, यहीं से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। कितनी 6 स्टेजेस दी हैं, तो पहले में दो स्टेजेस हैं, दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा रहेगी साधन सापेक्षता। उसका जो ये राइट आंसर क्या रहेगा, पूर्व परंपरागत रहेगा, क्योंकि पहले वाली जो स्टेज है उसी में बच्चा दंड और पुरस्कार के माध्यम से अपना जो नैतिक जो कार्य है वो करता है। अगर बच्चे को हम डांटते एक तो यही गलत कार्य नहीं करता है, अच्छे काम करता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मम्मी की डांट पड़ेगी या पापा की डांट पड़ेगी। पहली वाली स्टेज में यही है। सेकंड वाली स्टेज में साधन सापेक्षता का मतलब है कि कोई बच्चा फेवर में कोई कार्य करता है। जैसे पापा ने बोला कि बेटा ये कर दो, तो बच्चा बोलता है पापा आप मेरे लिए मेरे को ये दिला दो, मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो ये क्या रहेगा, वो साधन सापेक्षता रहेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट है एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है और बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि बाद के वर्षों में भी सेम रहता है, पहले में उसमें दुश्चिंता है और सामाजिकता में उच्च और निम्न भी है, लेकिन क्या है बाद के वर्षों में भी सेम ही है। तो ये क्या रहेगा, हेरिडिटी रहेगी। अगर वातावरण का इफेक्ट होता तो कुछ चेंज होता उसके बाद के वर्षों में, तो ये अनुवांशिकी का ये रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है भाई, थिंकिंग के विषय में इनकरेक्ट अबाउट। चिंतन में प्रतिमाएं और भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, बिल्कुल। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं दिमाग में तो उसकी प्रतिमा हमारे दिमाग में बिल्कुल बन जाती है। तो ये राइट आंसर, इसका राइट सही रहेगा। ये गलत पूछा है इसमें, तो ये सही रहेगा। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रम है, भाई इंफॉर्मेशन होगी तभी हम कोई चीज़ सोचते हैं, तो ये भी सही है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। तो यहाँ पे बोला थिंकिंग इज ए सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, बिल्कुल भाई हम एक सेट के रूप में, पैटर्न के रूप में चीज़ों को सोचते हैं। तो चिंतन क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारे दिमाग से जुड़ी हो और कॉग्निटिव जो पक्ष है वो संज्ञान जो दिमाग से ही रिलेटेड होता है। तो चिंतन और भाषा असंबंधित होती हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। कभी भी भाषा और चिंतन को असंबंधित नहीं होते, वो बिल्कुल रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अगर भाषा नहीं होगी तो कोई बच्चा चिंतन भी नहीं कर पाएगा, हम चिंतन भी नहीं कर पाएंगे, भाषा के बिना चिंतन असंभव है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। कोई भी चिंतन गहन प्रकार की शैली को कब प्रभावित प्रोत्साहित करेगा, जब हम ज़्यादा सोचेंगे। और यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस भी क्वेश्चन में हमारी जो सोचने की शक्ति ज़्यादा होगी या जिसमें हम ज़्यादा सोच रहे होंगे वही हमारा आंसर होगा। आधा का प्रतिलोम, आधा का प्रतिलोम में क्या सोचना है, हमें बस प्रतिलोम का पता होना चाहिए कि कैसे प्रतिलोम होगा। न्यूनतम अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या है पता है भाई यही है तो इसमें फिक्स्ड आंसर है, तो ये भी नहीं होगा। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे, तो इसमें भी क्या फिक्स्ड आंसर होगा। जिसको चाय बनानी आती है तो उसको पता ही होगा भाई कितनी यूज करेंगे। तो योग व्यंकलन का विलोम होता है, कहने का क्या था, तो इसमें बच्चा ज़्यादा सोचेगा भाई। योग जोड़ व्यकलन मतलब घटा का क्या होता है, विलोम होता है। इसका कहने का क्या तात्पर्य, इसमें हर जो बच्चा है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अपने तरह से अलग अलग आंसर आएंगे इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चिंतन ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें गहन शैली रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है कि जो अभिप्रेरित व्यक्ति की नहीं है। एनर्जेटिक, अभिप्रेरित व्यक्ति बिल्कुल एनर्जेटिक होता है। डायरेक्टेड भी होता है, वो अपने गोल के लिए बिल्कुल भी निर्देशित होता है, मुझे ये कार्य करना है तो करना है। पृथक, सेपरेटेड नहीं होता है वो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं ही पूछी है। सब्सटेंस भी होता है, लगातार भी होता है, वो अपने कार्य को लगातार करता है, अगर वो मोटिवेटेड है तो इसमें सेपरेटेड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन, बिल्कुल विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, सभी होते हैं। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियाँ, इसमें दोनों प्रविधियाँ बिल्कुल सम्मिलित हो, लेकिन निदानात्मक मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं आ गया तो इसमें गलत ही पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड। तो जो निदानात्मक मूल्यांकन है वो भी इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है, ज्ञानी द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है। तो ज्ञानी ने कितने 8 जो लर्निंग के वो स्तर बताए हैं, 8 उन्होंने एक संघ जो त्रिभुज है उसके अंदर बताए हैं, आपको पता ही होगा। सबसे पहले उसका नीचे वाला स्तर रहेगा सिग्नल लर्निंग, दूसरा रहेगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा रहेगा चेन लर्निंग, फिर शब्द साहचर्य लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, रूल लर्निंग, और सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, ऊपर रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये आपको 8 पता होना चाहिए, और ज़्यादातर इसमें ऊपर वाला ही पूछा जाता है, और कई बार पहले वाला भी पूछ लिया जाता है, बीच के नहीं पूछा जाता। आपको ऊपर और नीचे का तो पता ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं। तो अंदर से अभिप्रेरित व्यक्ति की कौन सी, मतलब व्यक्ति अंतर से अभिप्रेरित नहीं होगा। दुश्चिंता, अगर जिसको चिंता होगी तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, बिल्कुल। उपलब्धि की आवश्यकता, अगर कोई बच्चा कुछ पाना चाहता है, नीड है उसको किसी चीज़ की अचीवमेंट, तो वो भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। आकांक्षा स्तर, किसी को टॉप लेवल पर जाना है तो वो भी क्या होगा, अंदर से अभिप्रेरित होगा। लेकिन प्रशंसा, किसी को प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य कर रहा है तो वो क्या रहेगा, बाह्य रूप से अभिप्रेरित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है भाई, जो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ ए लर्नर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप नॉट रिक्वायर, कौन सा रिक्वायर नहीं, व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आंकलन करना। तो योग्यताओं का आंकलन करेंगे तभी हम उनको अच्छे से सिखा पाएंगे कि किस में क्या कौन, मतलब किस बच्चे में कौन सी योग्यताएं हैं और किस बच्चे को कौन सी कितनी चीज़ें सिखानी हैं। व्यक्तिपरक अनुदेशन भी दिया जाता है। इंडिविजुअल अगर इंडिविजुअल डिफरेंस में हम क्या करते हैं, व्यक्तिपरक अनुदेशन, एक एक बच्चे को हम क्या करते हैं, जो डायरेक्शन है या इंस्ट्रक्शन है वो देते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान, किसी भी बच्चे का चाहे कोई भी हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं हम, सोशल इकोनॉमिक रूप से बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके हम क्या करते हैं, असेस्ट जरूर करते हैं उनकी एबिलिटी को, लेकिन सोशल इकोनॉमिक रूप से हम उनके स्टेटस को कभी भी इवेल्युएट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सोशल इकोनॉमिक रूप से इवेल्युएट करने लगे तो बच्चे में हीन भावना आ जाएगी। अगर मैडम बोले कि तू गरीब है, आप गरीब हो, आप अमीर हो, तो इस तरह से हम बच्चे को कभी कैटेगरी में नहीं बांटते हैं। तो ये सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें आइडेंटिफिकेशन ये नहीं आएगा। विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान भी इसमें की जाती है। नेक्स्ट है, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो इसमें सभी पक्ष दिए हुए हैं, शारीरिक भी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं, ये सभी को इंटीग्रेटेड और हिस्टोरिकली से विकसित होते हैं, न कि अलग अलग से, आंशिकता से भी नहीं और ना ही रैंडमली होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड, समग्रता से होते हैं या फिर संपूर्णता से। नेक्स्ट है, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है। इसमें बोला गया है कि जो बच्चा है वो लॉजिकल नहीं है या अंतर्ज्ञान पर आधारित है, वह क्या है, अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। उसका जो लॉजिक है वो सिस्टमेटिक नहीं, वो लॉजिक तो कर पा रहा है लेकिन
सिस्टेमेटिक बिल्कुल सिस्टेमेटिक नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है। तो ये कौन सी अवस्था रहेगी? अगर बच्चा लॉजिकल नहीं है, सिस्टेमेटिक रूप से कोई चीज़ों को अच्छे से नहीं लगा पा रहा है, तो वो कौन सा रहेगा? पूर्व क्रियात्मक काल या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो बच्चा क्या हो जाता है? बिल्कुल लॉजिकली और सिस्टेमेटिक वे से अपनी चीज़ों को करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? विशेषता वंचित बालक की नहीं है। वंचित बालक का क्या होगा? वो उसके लिए कुछ चीज़ें, किस चीज़ों से वंचित रहेगा? वो जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अप्राप्यता को झेलना, बिल्कुल उसको क्या रहेगा? वो सफ़र करेगा इन एडवोकेंसी ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वो मतलब उसको अपनी जो आधारभूत चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती। जो वंचित बच्चा होता है, जो गरीब होता है, गरीब ही लगा लो, वंचित ही होता है। उसको अगर शिक्षा के सभी साधन उसके पास उपलब्ध नहीं है, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, उसको सभी चीज़ें बेसिक और यूनिवर्सल राइट उसको मिल जाते हैं, तो ये तो उसकी विशेषता नहीं होगी या फिर नहीं ही पूछा है। फिर भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, तो बिल्कुल भाई आगे भी उसको अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या रहेगा? रिस्क रहेगा या फिर उसको प्रॉब्लम रहेगी कि आगे की पढ़ाई मुझे कैसे करनी है, तो उसको उसके बाद की चिंता लगी रहेगी। उसके स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से भी वो वंचित रहेगा। कि जो नॉर्मल बच्चे जिसके पास सभी संसाधन हैं और एक डिप्राइव बच्चा है उसके पास सभी संसाधन नहीं है, तो उनकी जो विकास का दर है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा सेकंड। यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। 78 है, बहुबुद्धि मन के फ्रेम के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये सेकंड क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें बहुबुद्धि से एक क्वेश्चन पहले आ गया था जिसमें उसने पूछा था कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। मैंने पहले भी बता दिया, 1998 और 99 में उन्होंने संशोधन किया था और उन्होंने लगभग 8 जो बुद्धि है वो बताई थी। फिर उसने अपनी एक बुद्धि फिर से 2000 में एक बुद्धि 9 बुद्धि उसने एक बुद्धि और जोड़ दी। तो इसमें आपको सभी बुद्धियाँ आपको याद रखनी है। इसकी लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, और कौन सी रहेगी? काइनेस्टिक, जिसको हम शारीरिक गतिक बुद्धि भी बोलते हैं। एग्जिस्टेशनल बुद्धि भी इसमें आती है। और इसमें लगभग 9 बुद्धियाँ हैं। आपको एक बार इनको सबको रीड आउट करना है। क्वेश्चन बिल्कुल उनमें से पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्पेशल मेंशन किया हुआ है हमारे सिलेबस में। अधिगमकर्ताओं के स्तर और व्यापक मूल्यांकन के विषय में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सबमिटिव देखना, संकलित आंकलन औपचारिक आंकलन होता है। सबमिटिव और 2 तरह के आंकलन होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, एक सबमिटिव होता है। तो फॉर्मेटिव जो होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, सबमिटिव अवधि के अंत में होता है। आपको ये 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कभी भी कर सकते हैं, जैसे लेसन पढ़ा दिया उसके बाद उसका असेसमेंट कर लेना बच्चे का किसी का भी, या फिर साल में कभी भी किसी भी टाइम पर हो सकता है। लेकिन सबमिटिव असेसमेंट हमेशा अवधि के अंत में होता है। जैसे 6 माह जो टेस्ट होते हैं, हमारे जो परीक्षाएं होती हैं, वो सबमिटिव असेसमेंट में आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और सबमिटिव असेसमेंट एक सिस्टमेटिक वे से होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मल असेसमेंट बोला जाता है। इनफॉर्मल कौन सा होता है? फॉर्मेटिव इनफॉर्मल में आता है। और इसमें क्या होता है? संकलित आंकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। कभी भी अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है, ये फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। संकलित आंकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। और कभी भी समेटिव आंकलन से विद्यार्थियों की जो कठिनाइयाँ हैं उनको डायग्नोस नहीं किया जाता, ये किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? समेटिव असेसमेंट इज ए फॉर्मल असेसमेंट। बाकी ये जो विशेषताएं हैं तीनों फॉर्मेटिव असेसमेंट की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बालक केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो बाल केंद्रित पर कौन सी रहेगी? जिसमें बच्चा खुद से करके सीखता है, समस्या आधारित समस्या का समाधान बच्चा खुद से करता है, अन्वेषण खोज के माध्यम से सीखता बच्चा खुद, अन्वेषण में भी बच्चा खुद गाइड जो डिस्कवरी होता है उसमें भी। लेकिन प्रदर्शन ये क्या रहेगी? टीचर सेंटर रहेगी। इसमें बस टीचर करके दिखाता है और बच्चा सिर्फ क्या रहता है? मुक्त दर्शक बन के देखता रहता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट